जब मेरे पति ने अपनी नई औरत के लिए मुझे धक्के मारकर घर से निकाला और मेरा बेटा पीछे खड़ा हंस रहा था, तो मैंने बस इतना कहा, तुम्हारा फैसला सर आंखों पर। और मैं चुपचाप चली गई। उन्हें खबर तक नहीं थी कि जिस पुश्तैनी हवेली पर वो कब्जा जमाए बैठे थे, उसकी असली मालकिन कौन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कबीर है और आज मैं आपको एक ऐसी माँ और पत्नी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने दुनिया को यह सिखा दिया कि एक औरत का त्याग उसकी कमजोरी नहीं होती। यह कहानी है सावित्री देवी की, जिनकी खामोशी को उनके अपने परिवार ने उनकी लाचारी समझ लिया था, लेकिन जब वो खामोशी टूटी तो उसका शोर अदालत की दीवारों तक गुंजा। कहानी शुरू होती है लखनऊ के पुराने नवाबों वाले इलाके से। 56 साल की सावित्री देवी देखने में एक बेहद साधारण महिला थी। सूती साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। वो अपने घर आनंद विला में अपने 58 वर्षीय पति रमेश चंद्र और 25 साल के बेटे विकास के साथ रहती थी। रमेश चंद्र एक सरकारी विभाग से रिटायर्ड क्लर्क थे, लेकिन उनका रहन सहन किसी नवाब से कम नहीं था और यह सब मुमकिन था सावित्री की वजह से। लेकिन रमेश को हमेशा लगता था कि यह शान और शौकत उनकी खुद की कमाई है। विकास, उनका बेटा, एमबीए करके नौकरी की तलाश में था, लेकिन पिता की तरह उसे विमुक्त की रईसी और दिखावे की आदत पड़ चुकी थी। सावित्री देवी ने के लिए उनका परिवार ही उनका संसार था। सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करना, पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाना और बेटे के नखरे उठाना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन पिछले 2 सालों से घर का माहौल बदल रहा था। रमेश चंद्र, जो पहले सिर्फ कड़वा बोलते थे, अब घर से गायब रहने लगे थे। वजह थी सुनीता। सुनीता रमेश की उम्र से 20 साल छोटी थी और शहर में एक बुटीक चलाती थी। रमेश को अपनी ढलती उम्र में सुनीता का साथ एक नई जवानी जैसा लग रहा था, जो घर के पैसों का बड़ा हिस्सा सुनीता पर लुटाने लगे थे। सावित्री सब देखती थी, सब समझती थी, लेकिन वो परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी। उन्होंने कई बार रमेश को समझाने की कोशिश की। रमेश, लोग बातें बनाते हैं, हमारी एक उम्र है, हमारा एक जवान बेटा है, हम यह सब अब शोभा नहीं देता, सावित्री ने एक रात दबी आवाज में कहा था। इस पर रमेश ने चिल्लाकर जवाब दिया, तुम अपनी ये पुराने जमाने की सोच अपने पास रखो सावित्री। मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊंगा। तुम तो बस घर की 4 दीवारी में रहने लायक हो, बाहर की दुनिया तुम्हें क्या समझ आएगी। सावित्री चुप हो गई, लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा विकास भी इस सब में अपने पिता के साथ है। विकास को लगता था कि माँ अपडेटेड नहीं है और सुनीता आंटी मॉडर्न है। सुनीता ने विकास को नई कार और विदेश भेजने का सपना दिखा रखा था। एक शाम घर में एक बड़ा तमाशा हुआ। रमेश और सुनीता साथ में घर है। रमेश के हाथ में कुछ कागजात थे। रमेश ने सोफे पर बैठते हुए हुक्म दिया, सावित्री इधर आओ और इन कागजों पर दस्तखत कर दो। सावित्री ने चश्मा लगाकर कागज देखा। वो तलाक के कागजात थे और साथ ही एक संपत्ति हस्ताक्षरण, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कागज था, जिसमें लिखा था कि सावित्री अपनी मर्जी से आनंद विला का पूरा अधिकार रमेश को दे रही है। सावित्री ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है रमेश? इस उम्र में तलाक, और मैं घर तुम्हारे नाम क्यों करूं? तभी बेटा विकास बीच में बोल पड़ा, माँ प्लीज ड्रामा मत करो, पापा आप सुनीता आंटी के साथ रहना चाहते हैं, आप वैसे भी पुरानी ख्यालात की हो, आपको हम गांव वाले पुश्तैनी मकान में भिजवा देंगे, वहां आराम से भजन करना। यह शहर वाला घर पापा को बिजनेस के लिए चाहिए। अपने कोख से जन्मे बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर सावित्री का कलेजा फट गया। उन्होंने रमेश की आंखों में देखा, वहां सिर्फ लालच था, सुनीता की आंखों में जीत की चमक थी। रमेश ने क्रूरता से कहा, देखो सावित्री, अगर इज्जत से साइन कर दोगी तो ठीक है, वरना धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। मेरे पास वकील है, पैसा है और अब तो बेटा भी मेरे साथ है। तुम अकेली औरत क्या कर लोगी? उस पल सावित्री के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन साथ ही कुछ नया जाग गया। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, उन्होंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन फैसला कर लिया। सावित्री ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनूंगी। उन्होंने पेन उठाया लेकिन साइन नहीं किया। उन्होंने कागज पर एक नोट लिखा, अस्वीकृत, रिजेक्टेड, और कागज मेज पर रख दिया। रमेश गुस्से से लाल हो गया। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। रमेश ने सावित्री का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे की तरफ खींचा। विकास अपनी जगह से नहीं हिला, वो बस मोबाइल में देख रहा था। सावित्री ने मुड़कर एक आखिरी बार अपने बेटे को देखा। सावित्री ने बेहद शांत स्वर में कहा, विकास याद रखना, आज तुम अपनी माँ को नहीं, अपनी किस्मत को घर से निकाल रहे हो। विकास हंसा, माँ इमोशनल डायलॉग मत करो, जाओ अब। सावित्री अपनी एक छोटी सी अटैची लेकर घर से निकल गई। शाम हो चुकी थी। रमेश और सुनीता ने दरवाजा बंद किया और जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि अब यह करोड़ों का बंगला उनका है। दोस्तों, कहानी में असली तूफान अभी आना बाकी है। आखिर सावित्री कहाँ गई और उनके पास ऐसा क्या था, राज था, जो राजेश और विकास नहीं जानते थे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सावित्री घर से निकलकर किसी आश्रम या गांव नहीं गई। उन्होंने ऑटो किया और सीधे शहर के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में स्थित एक आलीशान होटल में गई। वहां रिसेप्शन पर मैनेजर ने उन्हें देखते ही झुककर नमस्ते किया। नमस्ते मैडम, बहुत दिनों बाद आई। सावित्री ने उसे एक नंबर डायल करने को कहा। वो नंबर शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर दीनानाथ का था, जो सावित्री के पिता के जमाने से उनके परिवार के लीगल एडवाइजर थे। अगली सुबह ठीक 9 बजे आनंद विला के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रमेश और सुनीता भी सो ही रहे थे। विकास ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस के 2 इंस्पेक्टर और 3 वकील खड़े थे। विकास घबरा गया, क्या क्या बात है? वकील दीनानाथ आगे और बोले, मिस्टर रमेश चंद्र घर पर हैं, हमें उन्हें खाली करने का नोटिस देना है। रमेश नींद भरी आंखों से बाहर आए, कौन खाली करेगा, यह मेरा घर है।
वकील दीनानाथ ने हंसते हुए एक फाइल रमेश के हाथ में थमा दी। मिस्टर रमेश, शायद आप भूल गए या शायद आपको कभी पता ही नहीं था, यह आनंद विला आपके नाम पर नहीं है। यह संपत्ति सावित्री देवी हेरिटेज ट्रस्ट का हिस्सा है। सावित्री जी के पिता जो इस शहर के बहुत बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम की थी, लेकिन एक क्लॉज शर्त के साथ। वो शर्त यह थी कि जब तक सावित्री जी चाहेंगी उनके पति और बच्चे यहाँ रह सकते हैं। जिस दिन उन्हें घर से निकाला जाएगा उसी पल ट्रस्ट का बेदखली नियम, इविक्शन रूल लागू हो जाएगा। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बकवास है, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैंने इसकी मरम्मत करवाई है, वकील ने कड़े शब्दों में कहा। मरम्मत के पैसे भी उसी जॉइंट अकाउंट से गए थे जिसमें हर महीने सावित्री जी ने ट्रस्ट के सरसर से 2 लाख रुपए आते थे। आपने कभी सोचा नहीं कि आपकी 25,000 की पेंशन में ये ठाट बाट कैसे चल रहे हैं? वो सावित्री जी थी जिन्होंने अपनी रईसी कभी आप पर हावी नहीं होने दी। उन्होंने आपको घर का मुखिया बनाए रखा ताकि आपके अहम को चोट ना पहुंचे, लेकिन कल रात आपने अपनी ही लंका में आग लगा दी। इतना ही नहीं, वकील ने अगली बात जो कही उससे सुनीता के भी होश उड़ गए। और हाँ मिस्टर रमेश, आप जिस कार में घूमते हैं और विकास की जो बाइक है वो सब ट्रस्ट के नाम पर है। पुलिस यहाँ उन गाड़ियों को जब्त करने आई है। आपके बैंक खाते जो सावित्री जी के साथ जॉइंट थे वो सील कर दिए गए हैं। अभी के अभी इसी वक्त आपको यह घर छोड़ना होगा। आपके पास 1 घंटा है। रमेश पसीने से तरबतर हो गया। वो दौड़कर अंदर गया और अपना पासबुक चेक किया। खाता फ्रीज हो चुका था। उसने विकास को देखा। विकास का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। सुनीता ने जैसे ही सुना कि रमेश के पास अपना कुछ नहीं है, वो चिल्लाने लगी। तुमने तो कहा था कि तुम करोड़पति हो। तुमने मुझसे झूठ बोला रमेश। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं। सुनीता ने अपना पर्स उठाया और रमेश को वहीं खड़ा छोड़कर चली गई। रमेश उसे पुकारता रहा लेकिन वो नहीं रुकी। अब घर में सिर्फ रमेश, विकास और पुलिस थी। वे दोनों बाप बेटे पागलों की तरह सावित्री को फ़ोन मिलाने लगे। द नंबर यू आर कॉलिंग इज़ बिजी। लगातार 50 बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठा। आखिरकार पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाला। उनके कपड़े और कुछ सामान सड़क पर फेंक दिए गए। पड़ोसी जो कल रात तमाशा देख रहे थे आज भी देख रहे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में रमेश के लिए हमदर्दी नहीं, मजाक था। वे दोनों रात भर एक दोस्त के घर रहे, लेकिन अगले दिन दोस्त भी ने भी मना कर दिया। 2 दिन तक दर दर भटकने के बाद उन्हें पता चला कि सावित्री कहाँ है। वे दौड़ते हुए उस होटल में पहुंचे। कमरा नंबर 101 में सावित्री एक कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। उनके सामने वकील दीनानाथ बैठे थे। रमेश और विकास अंदर घुसे और सावित्री के पैरों में गिर पड़े। रमेश रोते हुए बोला, सावित्री मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनीता ने मुझे बहका दिया था। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझे घर वापस ले चलो। विकास भी रो रहा था। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैंने गलती की, मैं बहक गया था। प्लीज़ माँ, हमें सड़क पर मत छोड़ो, हमारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। सावित्री ने अपनी चाय का कप मेज पर रखा। उन्होंने बड़ी शांति से दोनों को देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न प्यार, सिर्फ एक शून्यता थी। सावित्री ने कहा, उठो। वे दोनों उम्मीद भरी नजरों से खड़े हुए। सावित्री ने अपनी अटैची से 500-500 के 2 नोट निकाले और मेज पर रख दिए। उन्होंने कहा, रमेश, 30 साल मैंने तुम्हारी सेवा की। अपना खानदान, अपना पैसा, अपनी पहचान सब तुम्हारे नाम के पीछे दिया, छिपा दिया, ताकि तुम्हें कभी छोटा महसूस ना हो। बदले में तुमने क्या दिया? धोखा और अपमान। फिर उन्होंने विकास की ओर देखा, और तुम? मैंने तुम्हें अपनी छाती से लगाकर पाला और तुमने चंद पैसों और एक गाड़ी के लालच में अपनी माँ को घर से निकाल दिया। तुम कहते हो तुम बहक गए थे। नहीं बेटा, तुम बहके नहीं थे, तुमने अपना असली रंग दिखाया था। रमेश गिड़गिड़ाया, सावित्री हम बदल जाएंगे, एक मौका दे दो। सावित्री ने कड़े शब्दों में कहा, कांच और भरोसा जब टूटते हैं तो दोबारा जुड़ते नहीं रमेश, बस चुभते हैं। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ लेकिन अपनी ज़िंदगी में वापस जगह नहीं दे सकती। तुम दोनों को लगता था कि मैं तुम पर बोझ हूँ। अब तुम दोनों आज़ाद हो जाओ, अपनी मेहनत की कमाई से जियो। उस हवेली के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मैं उस हवेली को अनाथालय में बदल रही हूँ। कम से कम वहाँ जो वो बच्चे रहेंगे जिन्हें रिश्तों की कद्र होगी। सावित्री ने वो 1000 रुपये उनकी तरफ बढ़ाए और बोली, ये लो, यह मेरी तरफ से तुम्हारी नई शुरुआत का शगुन है। अब मेरे सामने से चले जाओ। वकील ने सिक्योरिटी को इशारा किया। गार्ड्स आए और रमेश और विकास को बाहर ले गए। वे दोनों होटल के बाहर सड़क पर खड़े थे। हाथ में सिर्फ 1000 रुपये थे और सामने अंधकार भरा भविष्य। जिस माँ को वो अनपढ़ और लाचार समझते थे, उसने उन्हें बिना हाथ उठाए, बिना चिल्लाए, सिर्फ अपनी कलम की ताकत से धूल चटा दी थी। दोस्तों, कहानी का अंत सुनकर आपको कैसा लगा? क्या सावित्री जी ने सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आज उस घटना को 5 साल हो गए हैं। सावित्री देवी आज उस घटना को 5 साल हो गए हैं। सावित्री देवी आज उस हवेली में एक बड़ा अनाथालय चलाती है। वो सैकड़ों बच्चों की बड़ी माँ है। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही तेज है, स्वाभिमान का तेज। दूसरी तरफ रमेश एक छोटी सी किराना दुकान पर मुनीम का काम करते हैं। उम्र अब हावी हो चुकी है, बीमार रहते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। विकास आज भी नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा है। उसने कई बार माँ से मिलने की कोशिश की, लेकिन अनाथालय के गेट से ही उसे लौटा दिया जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी उस इंसान का अपमान मत करो जो तुम्हारे लिए अपनी पहचान मिटाकर खड़ा हो। एक औरत, विशेषकर एक माँ और पत्नी, अगर चुप है तो वो कमज़ोर नहीं है, वो बस रिश्तों का लिहाज कर रही है। जिस दिन उसका लिहाज खत्म हुआ उस दिन तुम्हारा वजूद खत्म हो
जाएगा। संबंध और पानी जब तक साफ हो तभी तक अच्छे लगते हैं, गंदे होने पर उन्हें त्याग देना ही स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मैं कबीर मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें और सुरक्षित रखें। जय हिंद।